बड़ी भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। हमने सुना भी है और कई बार देखा भी है। 20-21 साल की लड़की किसी पराये घर में शादी करके आती है। पूरे घर का ख्याल रखते रखते कब माँ जैसा प्यार करने लगती है पता ही नहीं चलता। ऐसी ही प्यारी भाभी है हमारी मिहिर की। मिहिर का बड़ा भाई विलास की शादी 12 साल पहले रोहिणी से हुई थी। तब मिहिर सिर्फ 13 साल का था। मिहिर के माँ और बाबूजी उसके बचपन में ही गुजर गए थे। तब से लेकर आज तक रोहिणी ने मिहिर को खुद के बच्चे की तरह पाला था। देखते ही देखते समय बीतता गया। अब मिहिर 25 साल का हो गया था। जितना प्यार रोहिणी मिहिर से करती थी उतना ही प्यार और इज्जत मिहिर के मन में अपनी भाभी रोहिणी के लिए थी। अब मिहिर जॉब करने लगा था। हैंडसम मिहिर की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था माही, जो दिल्ली में रहती है। एक दिन मिहिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने दिल्ली गया। माही, अब तो अपने घर वालों से बात करो। मुझे अच्छी जॉब भी लग गई है, मैं सेटल हो गया हूँ अब। शादी इतनी जल्दी? मैं अभी सिर्फ 22 साल की हूँ। अरे तो क्या हुआ, तुम 22 की हो लेकिन मेरी तो उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम बूढ़े हो गए हो। शादी के बाद लड़की की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब सास ससुर बड़ी फैमिली। मुझे तो ससुराल नाम से ही डर लगता है। शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे ससुराल में सास ससुर है ही नहीं, और होते तो भी वो जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही प्यार तुमसे करते। हम पिछले 2 साल से साथ में हैं, लेकिन तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है। मेरी फैमिली बहुत छोटी है। मतलब मेरे बड़े भैया, भाभी और मैं, बस। मतलब जिठानी? मैंने सुना है जिठानी बड़ी खड़ूस होती है। नई नवेली दुल्हन को जिठानी बड़ी सताती है। अरे मेरी भाभी ऐसी नहीं है। जब मेरी माँ गुजर गई ना तब मैं बहुत छोटा था। इस दौरान मेरे भैया के साथ शादी करके मेरी भाभी मेरी जिंदगी में आई, और तब से लेकर आज तक वो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है कि शायद मेरी सगी माँ भी नहीं रख पाती। तुम्हें पता है, बचपन में भाभी मुझे लोरी गाकर सुनाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। मतलब भगवान ने तुम्हारी सगी माँ उनके पास बुला ली, लेकिन बदले में तुम्हें भाभी जैसी माँ दी, है ना? बिल्कुल सही। अगर भाभी मेरी जिंदगी में नहीं आती तो पता नहीं मैं कहाँ होता। मतलब भैया ध्यान रखते मेरा, लेकिन भैया मेरे हैं, पर भाभी पराई होकर भी मेरे लिए कितना कुछ करती है। बचपन में मुझे जरा भी बुखार आता ना तो भाभी रात रात भर सोती नहीं थी। अगर मैं भाभी के लिए इधर की दुनिया उधर भी रख दूं ना, फिर भी उनके एहसान नहीं मिटा पाऊंगा, क्योंकि खुद के बच्चे से तो हर औरत प्यार करती है, लेकिन मैं उनका बच्चा ना होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी माँ होने का हर फर्ज निभाया है। मैंने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हुए भाइयों को देखा है। शादी के बाद अपनी बीवी का सुनकर अपने भाइयों से लड़ने वाले भाई के बारे में सुना है, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी के बारे में सुनकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। भैया हर किसी के अच्छे होते हैं, बस शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी सच में देवी का रूप है। आज वो है, इसलिए तुम्हारा छोटा लेकिन हंसता खेलता परिवार है। मैं उनसे मिली नहीं हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम्हारी बातों से कि उनके साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है। तुम्हारी बातें सुनकर उनकी छवि मेरे मन में तैयार हो गई है। मुझे मिलना है यार उनसे। बहुत जल्दी मिलाऊंगा मैं तुम्हें भाभी से। बस एक बार तुम अपने घर वालों से अपनी शादी के बारे में बात करो, क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। भाभी भी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उनके लिए शादी नहीं कर सकता क्या? सही मौका देकर मैं जल्द से जल्द मेरे घर वालों को अपनी शादी की बात करूंगी। भाभी से मुलाकात जब होगी तब होगी, लेकिन कम से कम मैं उनसे कॉल पर तो बात कर ही सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकती हो। वैसे उन्हें थोड़ा आइडिया तो है ही कि मेरी गर्लफ्रेंड है। आज मैं उन्हें अपने बारे में साफ साफ बताता हूँ। मुझे यकीन है वो हमारे रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी। जैसे ही वो हाँ कहेगी मैं तुरंत तुम्हारी और भाभी की बात कराऊंगा। प्रॉमिस? हाँ बाबा प्रॉमिस। लेकिन जब मैं कॉल करूंगा तब तुम मेरी भाभी को भाभी माँ कहना। मैं भी वही कहता हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। उन्होंने मेरी शादी के कई अरमान सजाए हैं। दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है मेरी, और सबसे अच्छी माँ भी। मिहिर माही के सामने अपनी भाभी की तारीफ करता रहा। माही भी उसकी हर एक बात ध्यान देकर सुन रही थी। मिहिर की बातों से माही के मन में रोहिणी की एक छवि बन गई थी। बिना मिले बिना बात किए माही मन ही मन रोहिणी को अपनी भाभी मानने लगी थी। शादी के बाद उनका रिश्ता कैसा रहेगा, रोहिणी उनसे कितना प्यार करेगी, उसका कितना ख्याल रखेगी, न जाने कितने सवालों के जवाब माही को मिहिर की बातों से ही मिल गए थे। माही मिहिर के भाभी से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए उतावली हो गई थी। ऐसे ही एक दिन आईने के सामने खड़े रहकर माही ने मन ही मन रोहिणी से बातें कर रही थी। उसको महसूस कर रही थी, तभी उसे मिहिर का फोन आता है। हेलो। तुम्हारा हेलो तुम्हारे पास ही रहने दो। 10 दिन हो गए, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना मुझे भाभी से मिलवाओगे। कुछ नहीं तो उनसे बात तो करवाओगे।
लेकिन ना तुम्हारा फोन आया, ना ही तुम मुझसे मिलने आए। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे भाभी से बात करनी है, मतलब करनी है। मैं ही बोल रही हूँ मिहिर की भाभी। मिहिर ने बताया मुझे तुम मुझसे मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड हो, और जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है ना, मैं भी तुमसे मिलने के लिए उतनी ही एक्साइटेड हूँ। मेरा बस चलता तो मैं भी आ जाती, लेकिन तुम दिल्ली में हो और मैं यहाँ जयपुर में। जल्दी से जल्दी अपने घर वालों से बात करो, फिर आऊंगी दिल्ली मेरे देवर की बारात लेकर। क्या भाभी, आप भी? ओए, मेरे मिहिर की दुल्हन तो शर्मा गई। भाभी, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है मैं मेरी कोई पुरानी और पक्की सहेली से बात कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। और आपकी आवाज कितनी स्वीट है, लगता ही नहीं कि मैं मिहिर की बड़ी भाभी से बात कर रही हूँ। सच कहूं तो मैं अभी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस घर में आप जैसी स्वीट भाभी है, उस घर की बहू बनने के लिए मैं एक पैर पर तैयार हूँ। अरे बेफिक्र होकर शादी के बारे में सोचना, क्योंकि मेरे लिए जैसा मिहिर है वैसी ही तुम हो। मैं मिहिर की भाभी माँ हूँ और अब से तुम्हारी भी। जी भाभी माँ। आज पहली बार माही की रोहिणी से फोन पर बात हुई थी। उनकी बातें इतनी लंबी चली कि कब 1.5-2 घंटे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब तो हर 2-4 दिन बाद फोन पर उनकी बातें होने लगी थी। हर बार बात होने के बाद माही के मन में रोहिणी की जो इज्जत थी वो बढ़ती जा रही थी। माहिनी को पता ही नहीं चला कब रोहिणी ने उसकी जिंदगी में माँ का स्थान ले लिया। देखते ही देखते समय बीतता गया। अब माही ने भी मिहिर के बारे में अपने घर पर बताया, फिर आना जाना बढ़ता गया और अगले कुछ दिनों में माही और मिहिर की शादी हो गई। शादी के बाद कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल माही? एकदम अपनी मायके जैसा, मतलब सिर्फ घर बदला है। आपके रूप में मेरे ससुराल में भी एक माँ है और भैया के रूप में मेरे बाबूजी। लेकिन अगर आप घर की बात कर रही हो तो सच में घर बहुत बढ़िया है। चलो अच्छा है, तुम्हें हमारा घर और हम पसंद आए। भाभी आपसे एक बात कहूं, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और यंग भी। आप किसी भी तरह से मिहिर की भाभी नहीं लगती। आपको देखकर ऐसा लगता है कुछ साल 1.5 साल पहले आपकी शादी हुई होगी। जरा हमें भी बताओ आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है? अरे कुछ भी बोलती है तू, हाँ? काय की खूबसूरती और काय का राज? वो तो बस ऐसे ही है। दोनों देवरानी जिठानी की हंसी मजाक चल रही थी, तभी उनके घर पड़ोसन शीतल आती है। रोहिणी, तूने मिहिर की शादी बड़ी जल्दबाजी में की, ना कोई न्योता ना कोई मुंह दिखाई। अरे कोई जल्दबाजी नहीं की, वो शादी दिल्ली में हुई ना, इस वजह से ज्यादा किसी को बुलाया नहीं था। लेकिन कल यहाँ हमारे घर पर मुंह दिखाई हुई। मैं आई थी तुम्हारे घर तुम्हें मुंह दिखाई में बुलाने के लिए, लेकिन तुम अपने मायके गई थी। अरे हाँ, वो मेरी माँ की तबीयत खराब थी। वैसे मिहिर की पत्नी सुंदर तो है, लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं। अब मुझे लगा तुम इतनी सुंदर हो तो देवरानी तो तुमसे 4 गुना ज्यादा ही सुंदर लेकर आओगी तुम, इसीलिए मिहिर की पत्नी को देखने में यहाँ दौड़ी दौड़ी चली आई। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो बाकी सारी लड़कियों की तरह ठीक ठाक है, तुम्हारी तरह एकदम ब्यूटीफुल नहीं है। चेहरे में क्या रखा है? देखो मैं सुंदर हूँ, लेकिन मुझे किसी भी चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरी देवरानी सुंदर भी है और बड़ी कंपनी में जॉब भी करती है। वो जो कुछ भी है, लेकिन देखो तुम्हारी सास सुंदर थी, तुम सुंदर हो, ये तुम्हारे घर में उतनी शोभा नहीं देती। तुम दोनों की उम्र में कम से कम 10-12 साल का अंतर होगा, लेकिन फिर भी तुम इससे छोटी लग रही हो। अरे कुछ भी ऊटपटांग बातें मत करो, शायद तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। जाओ आंखों के डॉक्टर को दिखा कर आओ। रोहिणी शीतल को वहां से भगा देती है। अरे तुम उस शीतल की बातों पर ध्यान मत देना, उसकी आदत है लोगों के घर में आग लगाना। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। रोहिणी माही को बुरा न लगे इसलिए बात को संभालने की लाख कोशिश करती है, लेकिन आपको तो पता ही है, लड़कियों को किसी ने लाख ताने मारे तो भी उनको उतना बुरा नहीं लगता जितना किसी ने उनकी सुंदरता पर कमेंट करने या फिर उनके सामने किसी और की तारीफ करने से लग जाता है। ठीक वैसे ही बुरा लगा था माही को शीतल की बातों का। शीतल की बातों से माही का चेहरा मुरझा गया था। शीतल अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी रहकर अपने आप को देख रही थी, तभी उसकी फ्रेंड प्रिया का फोन आता है। हाय माही। हाँ बोलो प्रिया, क्या काम था? क्या हुआ माही, तेरा आवाज इतना सैड क्यों लग रहा है? हमारे जीजू के साथ झगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं, वो बस शादी की थकान। वही बताने के लिए तो मैंने कॉल किया था। क्या शादी हुई है यार तुम्हारी शादी की तारीफ मैंने कितने लोगों के मुंह से सुनी है। तुम्हारी शादी की एक खास बात पता है तुम्हें? मतलब हर शादी में दुल्हा दुल्हन अच्छे दिखते ही हैं, लेकिन तुम्हारी शादी के साथ साथ हर कोई तारीफ कर रहा है तुम्हारी जेठानी की। अरे बारात आई तब क्या डांस किया है उसने,
और उस घाघरे वाले लुक में तो ना वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैंने हमारे फ्रेंड्स को बताया ना कि वो तुम्हारी जेठानी है, तो सारे चौंक गए थे। उनकी शादी होकर इतने साल बीत गए, लेकिन आज भी किसी कॉलेज गर्ल से कम नहीं लगती। तुम्हारी शादी में तुम कम और जेठानी ज्यादा चिच रही थी। उनको देखकर लगा ही नहीं कि वो 36 साल की है, एकदम बॉल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड यंग 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 है। तू एक काम कर, मेरी जेठानी की सुंदरता पर एक किताब लिख डाल। तू मेरी शादी अटेंड करने आई थी या फिर मेरी जेठानी का लुक, घाघरा और ब्यूटी देखने आई थी? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? वो तो बस तुम्हारी शादी की बात निकली तो मैंने तुम्हारी जेठानी की थोड़ी तारीफ कर दी, उसमें क्या। लेकिन वो सच में ब्यूटीफुल है यार। मुझे किसी की तारीफ नहीं सुननी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है किसी की तारीफ करने का तो कहीं और जाकर कर, मेरे सामने मत कर। शीतल की बातों से माही पहले से दुखी थी और उसपे प्रिया का कॉल आया। फिर क्या, माही ने अपना पूरा गुस्सा प्रिया पर उतार दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कोई भी आकर माही के सामने रोहिणी की तारीफ कर देता और माही गुस्सा हो जाती। रोहिणी उसे हर बार समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन अपने लुक को लेकर माही इतनी इनसिक्योर हो गई थी कि जब भी रोहिणी उसे समझाने की कोशिश करती, वो रोहिणी को ही 2-4 बातें सुना देती। अच्छे खासे और प्यारे से रिश्ते में जब से ये सुंदरता की बात आई थी, तब से लगातार रोहिणी और माही के रिश्ते में दरार पड़ती गई। अब उनकी बातें कम हो गई थी। साथ में खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ बदल गया था। बात बात पर रोहिणी को खरी खोटी सुनाना, उसके साथ बदतमीजी करना, जैसे माही की आदत हो गई थी। लेकिन रोहिणी ने माही के बदलते बर्ताव को या फिर उसकी बातों को कभी दिल पर नहीं लिया। वो हमेशा उसे अपनी बेटी ही समझती रही। एक दिन, माही मैं सोच रहा था कि हम कहीं घूमने चलते हैं। कल हम राजस्थान देखने जाएंगे। तुम्हें याद है मैं जब दिल्ली आया था तो तुमने मुझे पूरी दिल्ली घुमाई थी। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें पूरा राजस्थान घुमाऊंगा। हाँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ राजस्थान देखने के लिए। मैंने काफी कुछ सुना है राजस्थान के बारे में। सिर्फ तुम, मैं और ये राजस्थान की गलियां। कल हम बहुत मजे करेंगे। तुम और मैं मतलब? भाभी माँ भी आ रही है साथ में? वैसे तो भैया भी आने वाले थे, लेकिन उन्हें कुछ काम है। मुझे तुम्हारे साथ घूमने में इंटरेस्ट है, भाभी के साथ घूमने में नहीं। अगर भाभी साथ में आ रही है तो मुझे नहीं आना। तुम अपनी भाभी माँ को लेकर ही जाओ। वैसे भी हर किसी के आगे पीछे करना शौक है ना उनका। माही, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें पता है मेरी भाभी मेरी माँ है। अरे मेरी छोड़ो, अब भाभी तुम्हारी भी तो माँ जैसी है। इस घर में शादी करके आने से पहले तुम क्या क्या बातें करती थी? भाभी मेरी सहेली है, भाभी मेरी माँ है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं, तुम भाभी के साथ लगातार बदतमीजी कर रही हो। मेरी भाभी माँ तुम्हें कुछ कहती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी। वाह, भाभी मुझे कभी लगा ही नहीं था आपके इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी खतरनाक औरत होगी। हमारी शादी होकर 2 महीने नहीं हुए और आपने मिहिर को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और ये देखो भाभी का लाडला आप ही की बोली बोल रहा है, जैसे मैं इसके लिए कुछ हुई नहीं। ये वो माही है ही नहीं जो मुझे दिल्ली में मिली थी, जिससे मैं प्यार करता था। तुम हर वक्त भाभी का अपमान क्यों करती हो? क्या बिगाड़ा है भाभी ने तुम्हारा? जाने दो मिहिर, मत गुस्सा करो उस पर। वो बच्ची है, तुम तो समझदार हो ना, शांत हो जाओ। मेरा बेटा कहकर आपने मिहिर की आंखों पर आपकी झूठे प्यार की पट्टी बांध दी है। लेकिन आपकी ये भोलेपन का नाटक मेरे सामने मत करना। मुझे पता है आप कैसी हैं। छोटी सी बात अब झगड़े में बदल गई थी। पहले माही अपनी सुंदरता की रोहिणी की सुंदरता के साथ तुलना कर रही थी। फिर माही को रोहिणी से जलन होने लगी और फिर इस जलन ने उनके प्यारे से रिश्ते को खाक कर दिया। माही को खुद पता नहीं चला कि कब उसकी ये जलन नफरत में बदल गई। माही को अब रोहिणी के प्यार पर भी शक होने लगा था। ऐसे में ही पता चलता है कि माही मां बनने वाली है। घर में खुशियां आने वाली थी, लेकिन माही को रोहिणी के प्रति जो नफरत थी वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। हर बार बदतमीजी सहने के बाद भी रोहिणी माही का ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन घर के सभी लोग घर पर थे, तब उनके घर एक आदमी आता है। नमस्ते, मैं PwC कंपनी से आया हूँ, मतलब परफेक्ट वुमेन ऑफ सिटी। PwC ने प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें हमें खोज है इस शहर की परिपूर्ण या फिर सर्वगुण संपन्न महिला की, जिसमें सबसे पहले लुक टेस्ट होगी, नॉलेज टेस्ट और इस तरह के कई सारे टेस्ट होंगे। माही, मुझे यकीन है तुम ही इस प्रतियोगिता की विनर होगी। तुम जैसा परफेक्ट इस शहर में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी प्रतियोगिता में। बहन जी, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो रहने दो, लेकिन आप क्यों हिस्सा नहीं लेते इस प्रतियोगिता में? आप तो इतनी सुंदर हो कि पहला लुक टेस्ट आप आसानी से जीत जाओगी। ये सुंदर है लेकिन परिपूर्ण नहीं। हमारा समाज कितनी भी प्रगति क्यों ना करे, कोई भी औरत आज भी तभी परिपूर्ण समझी जाती है जब वो मां बनती है। और हमारी भाभी की शादी को तो
10-12 साल हो गए, लेकिन आज तक वो माँ नहीं बन पाई। इसका मतलब यही हुआ ना, उनमें कुछ कमी है। माही ने आज बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। पिछले कुछ दिनों से मिहिर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था, चुपचाप माही की हरकतें देख रहा था, लेकिन आज नहीं। माही, भगवान ने तुम्हें जुबान दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मुंह में आएगा वो बोलोगी। मिहिर, जाने दो। नहीं भाभी माँ, आज आप बीच में नहीं बोलोगी, मुझे सच्चाई बताने दो। अगर तुम दिया लेकर भी घर से निकलोगी ना, तब भी तुम्हें भाभी जैसी औरत कहीं और नहीं मिलेगी। क्या कहा तुमने? भाभी में कुछ कमी है, इस वजह से उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। अरे भाभी चाहती ना तो आज उनका बच्चा 10-12 साल का होता। खुद के बच्चे में और मुझ में वो अपना प्यार बांटना नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था कि अगर उन्हें बच्चा हो गया तो वो मेरी तरफ ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगी, इसलिए उन्होंने अपना बच्चा नहीं किया। आज उनका बच्चा नहीं है, उसका कारण मैं हूं, उनमें कोई कमी नहीं है। मिहिर की बातें सुनकर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे उसके बर्ताव का पछतावा होने लगता है। ये जलन भी अजीब चीज है। मुझे पता है भाभी मुझसे सुंदर है, मैं खुद कई बार उनकी तारीफ कर चुकी हूँ, लेकिन जब लोग आकर मुझ में और उनमें तुलना करते थे तो पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता था। और मेरी ये जलन कब नफरत में, गुस्से में बदल गई, मुझे ही पता नहीं चला। इस जलन के चक्कर में मैंने भाभी के साथ काफी बदतमीजी की है, बुरा बर्ताव किया है। भाभी मुझे माफ कर दो। अरे तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुमसे कभी गुस्सा कर ही नहीं सकती। आप सच में बड़े दिल वाली हो भाभी। आपका मन साफ है, इसीलिए आपका चेहरा इतना चमकदार है। आपने हमें कितना कुछ दिया और अब हम आपको अपना बच्चा देना चाहते हैं। आपका हमारे ऊपर अधिकार है ही, लेकिन अब मैं जिस बच्चे को जन्म दूंगी ना, वो पूरे अधिकार से आपका होगा। और मुझसे वादा करो आप मना नहीं करोगी। अरे लेकिन कुछ नहीं भाभी, ये समझो मैं मेरी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं चाहकर भी आप जैसी मां नहीं बन सकती। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी सब वैसा ही होगा, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, जो बच्चा इस दुनिया में आएगा उस पर हम दोनों मिलकर संस्कार करेंगे। माही और रोहिणी के साथ साथ उनकी बातें सुनकर विलास और मिहिर भी रोने लगते हैं। माही रोहिणी को गले से लगा लेती है। सुनो जी, अब जल्दी निकलो ना स्टेशन के लिए। अरे अभी तो 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम है ट्रेन आने में। रिस्क मत लो जी, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए या कार पंक्चर हो गई तो पता है ना क्या होगा। हाँ तुम सही कहती हो, मैं निकल ही जाता हूँ। हे भगवान, ये सोफे के पिलो किसने बिगाड़ दिए? दीदी आकर देख लेती तो। अरे मम्मी बस भी करो, सुबह से 4 बार पिलो जमा चुकी हो। अरे चुप कर तू। राहुल। हाँ मम्मी। जा ये सारी लहसुन पड़ोस वाली आंटी को दिया। बुआ जी को अगर लहसुन की खुशबू भी आ गई ना तो कयामत आ जाएगी। ठीक है मम्मी। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग बुआ जी से इतना डरते क्यों हैं? अरे डरते नहीं बेटा, इज्जत करते हैं। तुम्हारे दादा दादी के बाद अब बुआ जी ही हमारे घर की बड़ी हैं। उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। बुआ जी का खौफ सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, पड़ोस में भी फैला था। अरे राहुल बेटा, क्या हुआ? आंटी, मम्मी ने ये लहसुन भिजवाई है। अरे बाप रे, मतलब तुम्हारी मेरठ वाली बुआ जी आ रही हैं? हाँ आंटी। कुछ दिन तुम्हारे घर आना बंद। राहुल, प्रिया, बुआ जी के आते ही उनके पांव छूना। राहुल, तुम उनका बैग कमरे में ले जाना और प्रिया उन्हें पानी पिलाना। लेकिन ये पापा और बुआ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो बुआ जी हैं दीदी, उनके पहले उनकी आवाज घर में आ जाएगी। अमित, तू इतना बड़ा हो गया लेकिन नालायक ही रहा, जरा सी अकल नहीं है तुझ में। लो, आ गई बुआ जी और उनकी आवाज। मैंने कहा था ना। अरे चुप करो तुम दोनों। आइए दीदी। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बुआ जी। ठीक है, जीते रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना दीदी? ट्रेन में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन स्टेशन से घर आने में इस अमित ने बहुत तकलीफ दे दी। अब बस भी करिए ना दीदी, वो रिक्शा वाला रॉन्ग साइड से आया तो मैं क्या करता। अब क्या खड़ा ही रखोगे मुझे? मेहमान घर आए तो बिठाओ, चाय पानी पूछो। ये सारे संस्कार भूल गए लगते हैं सबके सब।
आइए ना दीदी, बैठिए बैठिए। प्रिया, पानी लाओ। ये लीजिए बुआ जी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब तक संस्कार नहीं आए तुम में। मेहमान के आते ही बिना बोले पानी लाना चाहिए तुम्हें। आपके आते ही तो ले आई ना। बहस मत करो, जाओ दोनों मेरा सामान कमरे में रखो। बुआ जी के आते ही घर में टेंशन का माहौल बन गया था। वो किसी को ताना मारने का मौका नहीं छोड़ती थी। ये लीजिए दीदी, आपकी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी। भूख लग लग के मर गई। इतनी देर क्यों लग गई खाना बनाने में? अरे दीदी, वो मैं सब्जी लाने में लेट हो गया ना, तुम्हारे लिए खास मंडी जाकर गोभी लाया हूँ। बड़ा एहसान कर दिया आपने तो। अरे दीदी, ऐसा क्यों कहती हो? चलो अब खाना खाओ। अरे ये क्या तरीका है खाने का? चम्मच तक पकड़ना नहीं सिखाया इसको। अब बच्चा है दीदी। इतना भी छोटा बच्चा नहीं है। लो बेटा, दूसरा चम्मच ले लो। मुझे नहीं खाना। राहुल गुस्से में उठकर चला गया, लेकिन हमारी बुआ जी तो चुप ही नहीं हो रही थी। अकड़ देखी बच्चे की। दोनों बच्चे हाथ से निकल रहे हैं अनीता, ध्यान दो इन पर जरा। जी दीदी, मैं समझा दूंगी। पहले समझाना चाहिए था। बुआ जी की जली कटी बातों से राहुल और प्रिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन बुआ के सामने कोई बोले भी तो क्या। अरे अनीता, मुझे जरा शॉपिंग करनी है। ठीक है दीदी, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों मार्केट चलेंगे। रहने दे, तेरा काम खत्म होते होते शाम हो जाएगी। मैं प्रिया को ही लेकर जाती हूँ। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। अरे रुक रुक, आज कॉलेज रहने दे, मेरे साथ बाजार चल। सॉरी बुआ, लेकिन आज बहुत जरूरी लेक्चर है, आज कॉलेज नहीं छोड़ सकती। क्या खाक जरूरी? अरे ये कॉलेज वॉलेज छोड़, घर के काम सीख। पढ़ लिख के क्या करना है? शादी के बाद तो घर ही संभालना है ना। बुआ, मुझे पढ़ लिख के बहुत कुछ करना है, कुछ बनना है। अरे जितना बनना था बन ली, अब दुल्हन बनने की तैयारी कर। अमित कहाँ मर गया? आया दीदी, क्या हुआ? अब प्रिया के हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। अभी इतनी जल्दी क्या है दीदी? तो क्या इसके पूरी तरह से हाथ से निकलने का इंतजार करता रहेगा? मतलब? मैंने इससे कहा कि आज कॉलेज मत जा, मुझे मार्केट ले चल, तो साफ मना कर दिया। बेटा रहने दो ना कॉलेज। लेकिन पापा, मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। देखा, तेरे सामने ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। बुआ जी प्लीज, आप पापा को भड़काना बंद कीजिए। प्रिया, बुआ से तमीज से बात करो। लेकिन पापा। बस सॉरी बोलो बुआ को। मैं क्यों सॉरी बोलूं? उन्हें सॉरी कहना चाहिए। तो कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। प्रिया बेचारी रोते रोते अपने कमरे में चली गई। शाम को खाने के टेबल पर सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन बुआ ने फिर से बात छेड़ दी। अमित, तू फरीदाबाद वाले मिश्रा जी को जानता है ना? हाँ दीदी, उनका क्या? उनका बेटा दिल्ली में अच्छी नौकरी करने लगा है, खुद का घर भी है, 2 गाड़ियां भी है। अपनी प्रिया खुश रहेगी वहाँ। लेकिन दीदी, अभी तो ये पढ़ रही है। पढ़ाई तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो सगाई कर दो, अगले साल कॉलेज पूरा होते ही शादी कर देना। ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो बात करूंगा। लेकिन मुझे जॉब करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है पापा। पैरों पर खड़ा होने के चक्कर में बाप के माथे पर बैठी रहेगी क्या? औरत का काम है घर संभालना, परिवार की सेवा करना। ये नौकरी के सपने देखना छोड़ दे। बुआ, आपकी पुरानी सोच अपने पास ही रखिए। क्या कहा तूने? उसने कहा अपनी पुरानी सोच आप अपने पास ही रखिए। राहुल, प्रिया, तुम्हें समझाया था ना कि बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते।
आप बुआ को तो कुछ नहीं कहते, ये जब से आई है सबको परेशान कर रखा है। आप इन्हीं का साथ दे रहे हो, मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या? डैडी आई सपने देखने वाली, अरे घर का काम काज देख। मैं आपसे बात नहीं कर रही, समझिए आप। इतनी जरा सी लड़की और इतनी लंबी जुबान। प्रिया, बहुत हुआ, मेरा हाथ उठ जाएगा अब। हाँ, यही बचा है ना आप। बुआ के चक्कर में आप मुझे मारेंगे। रोती हुई प्रिया अपने कमरे में चली गई। सुबह भी प्रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बुआ मन ही मन खुश थी कि इस बार प्रिया का रिश्ता पक्का करवा ही देगी। लेकिन तभी उनकी बेटी गीता का फोन आया। हेलो, कौन? अच्छा गीता दीदी, रुको बुआ को बुलाता हूँ। बुआ, गीता दीदी का फोन है। हेलो गीता, कैसी है बेटी? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ माँ। अरे क्या हुआ बेटा? 3 महीने पहले इनकी जॉब चली गई। क्या? जमाई जी की जॉब चली गई? तूने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा जब सब ठीक हो जाएगा तब बता दूंगी, लेकिन हालात तो और बिगड़ते चले गए। किराया नहीं दिया तो मकान मालिक घर खाली करने को बोल रहा है। पिंटू की स्कूल की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। अब तो राशन भरने के भी पैसे नहीं है, और ये सब आपकी वजह से। अरे मेरी वजह से कैसे? आपने मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया माँ? अगर मैं भी प्रिया की तरह कॉलेज जाती तो आज नौकरी कर रही होती, कम से कम अपने परिवार को संभाल तो पाती। आज मैं चाह के भी अपने पति और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी गृहस्थी संभालने में फेल हो गई माँ। बुआ ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और जोर जोर से प्रिया को बुलाने लगी। उनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार वहां आ गया। क्या हुआ दीदी? रुको, प्रिया को आने दो। प्रिया, अरे बताओ तो दीदी। 2 मिनट रुक जाओ ना। क्या है? कमरे में क्या कर रही है? तो क्या करूं? क्या करूं मतलब? कॉलेज नहीं जाना क्या? बुआ की बात सुनकर किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या कहा आपने? कान खराब है क्या? कॉलेज नहीं जाएगी तो अच्छी नौकरी कैसे करेगी? बुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा। सोच ठीक नहीं थी, वो आज ठीक हो गई। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ ये बाद में बताऊंगी, अभी वक्त नहीं है। अभी तो मैं प्रिया से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत थी। अपनी पुरानी दकियानुसी सोच तुम सब पर थोप रही थी, और तू सही थी। लड़कियों को घर संभालने के लिए घर के काम से ज्यादा पढ़ाई और नौकरी करना जरूरी है। अरे बुआ जी, आप मत माफी मांगिए। मांगने दे बेटा, बहुत गलत किया तेरे साथ। तू खूब पढ़ना। और अमित, खबरदार इसे पढ़ने से रोका तो। अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। तुम अपना ध्यान रखो और बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करो। और हाँ अनीता, अपनी पड़ोसन से अपनी लहसुन भी मंगवा लेना। हाँ, अरे दीदी। बुआ जी चली गई, लेकिन जाते जाते जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सीख गई। बेटियों को पढ़ाना लिखाना और काबिल बनाना है, ताकि वो जिंदगी के हर परेशानी का सामना कर सके। भगवान की दया से रमा देवी के घर अब हर चीज की सुख सुविधा थी। पति का व्यापार अच्छा था और लड़का भी सभी ऐब से दूर। रमा बहन अपने बेटी की शादी राधिका से करती है। राधिका के आते ही अरे कजरी, नीता, सुषमा, सभी नौकरानी रमा बहन के पास आ जाती है। आज से तुम लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू आ गई है और मैं भी घर में खाली ही रहती हूँ, तो अपना हिसाब करो और कल से आना मत। सभी कामवालियां वहां से चली जाती हैं कि तभी राधिका वहां आ जाती है। अरे माँ, मेरे कमरे में किसी ने चाय नहीं दी मुझे सुबह बेड टी पीने की आदत है। अरे हाँ हाँ, बढ़िया आई बेड टी वाली।
अरे यहाँ कोई नौकरानियों की फौज है जो तुम्हें तुम्हारे कमरे में चाय मिलेगी? हाँ है, तो मुझे पता है। और मेरे पिताजी को तो आप ही ने कहा था कि आप लोगों के घर में घर के सारे काम के लिए नौकर हैं, तभी तो उन्होंने मेरी शादी इस घर में की है। अरे अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। दरअसल मैं सारा दिन अकेली बैठी रहती हूँ, न कोई काम न धाम। अब ऊपर से तुम भी आ गई हो। दो दो औरतों के होते हुए भला घर के लोग नौकरानी के हाथ का खाना खाए, अच्छा नहीं लगता ना? हाँ माँ ठीक है, मैं किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ, आप ना तब तक घर की सारी सफाई कर लें। ये बोलकर राधिका किचन में चली जाती है। 2 घंटे बाद जब राधिका किचन से बाहर निकलती है तो देखती है सारा घर वैसे का वैसे ही गंदा पड़ा है। वो सास से कहती है, माँ जी घर तो गंदा पड़ा है, आपने साफ नहीं किया? देख बहू, मेरे ज़माने में तो मेरे ससुराल का इतना बड़ा परिवार और मैं अकेली काम करने वाली, लेकिन मजाल है मैंने कभी अपनी सास को कहा हो काम करने के लिए। राधिका समझ जाती है कि उसकी सास काम नहीं करना चाहती है। वो बेचारी झाड़ू लेकर पूरा घर भी साफ कर लेती है। राधिका थक कर अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, ए जी जरा बताइए तो, मैंने तो सुना था कि आपके घर में बहुत सारी नौकरानियां हैं, कब से काम कर रही थी सब? यही कोई 12-13 साल से, जब से हमारा बिजनेस थोड़ा ठीक चलने लगा, माँ ने घर के सभी काम के लिए नौकरानियां लगा ली थी। पर क्यों, क्या हुआ? अच्छा जी, मतलब जैसे ही मैं घर पर आई आपकी माँ ने सारी नौकरानियों को निकाल दिया? हाँ, माँ बोल रही थी कि वो और तुम मिलकर घर का सारा काम कर लोगी। हाँ, पर मुझे कह रही थी कि उन्होंने कभी अपनी सास से काम नहीं करवाया, मतलब कि मैं भी ना करवाऊं। सुनिए जी, अगर घर सफाई के लिए किसी नौकरानी को जल्द ना रखा ना तो मायके चली जाऊंगी मैं। हाँ। पति बेचारा माँ के पास जाता है और राधिका की सारी बात माँ से करता है। देख बेटा, ये तो आजकल की आई लड़कियों के चोचले, नहीं तो हम पूरे परिवार का खाना अकेले बनाते, पूरा घर गोबर से लीपते, चूल्हे पर बने बर्तनों की रगड़ रगड़ कर कालिख छुड़वाते। आजकल तो गैस में खाना बनता है, हल्का सा हाथ मारो तो साफ। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। पता नहीं राधिका को इतना सा काम करने में भी क्या दिक्कत है। पति राधिका के पास जाता है और उसे आश्वासन देता है कि वो जल्द ही कोई नौकरानी रख लेगा। थोड़े दिनों बाद राधिका की ननद उनके घर रहने आती है। अब राधिका सभी का खाना बनाती, पूरा घर साफ करती और दिन में जब सोने जाती तो उसकी सास उसे रोक लेती। अरे बहू, हमारे ज़माने में तो दिन में हम अचार पापड़ बनाते, घर के गेहूं साफ करते और बच्चों के कपड़े सिलते। चलो ज़रा देखो तो रसोई के किन किन डब्बों में कीड़े लग रहे हैं। तभी राधिका की ननद बोल पड़ती है, अरे भाभी, आपको तो सिर्फ 3 लोगों का काम करना पड़ता है और आपकी सास भी कितनी अच्छी है। मेरे घर की हालत देखिए, वहाँ तो इतना बड़ा परिवार है कि मैं तो काम करते 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 मर ही जाती हूँ। आपकी शादी तो बड़े घर में हुई है, क्या आपके घर में कोई नौकरानी नहीं है दीदी? ननद हड़बड़ाकर कहती है, हाँ है तो, लेकिन आप तो जानती है ना, अपने हाथ का काम अपने ही हाथ का होता है। राधिका को ननद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सास से भी परेशान हो जाती है कि कैसे वो उसे सोने नहीं दे रही है। अंत में वो सास को सबक सिखाने की ठान लेती है और फिर अगली दोपहर राधिका गेहूं और चावल पूरे आंगन में फैला देती है और उसे साफ करने बैठ जाती है। पास ही उसकी सास और ननद भी बैठकर बातें करती हैं। मैं तो अपनी ननद से एक काम नहीं करवाती, वो तो जब घर में आती है मैं उसे रानी बना कर रखती हूँ। हाँ। अरे हाँ, मैं भी कहाँ आपको कुछ करने को बोल रही हूँ दीदी। लेकिन जैसे ही राधिका चावल और गेहूं साफ करना शुरू करती है, वैसे ही चक्कर का नाटक करके गिर जाती है।
किसी तरह उसकी सास और ननद उसे उसके कमरे में लिटा देती हैं। अब पूरे घर में फैले अनाज को दोनों माँ बेटी मिलकर साफ करती हैं, जिससे दोनों की कमर दर्द करने लगती है। शाम को सास राधिका के कमरे में जाती है। अरे राधिका, जरा रात के खाने की तैयारी तो कर ले। क्या माँ, मैं? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे तो हाथ पैर ही कांप रहे हैं, मुझसे तो कोई काम नहीं हो पाएगा, आप ना बाहर से खाना मंगवा लें। तभी राधिका का पति वहाँ आ जाता है। अरे नहीं नहीं, माँ और बहन दो औरतें घर में हैं, तो खाना बाहर से क्यों आएगा? आज बहुत सालों के बाद माँ के हाथ का खाना खाने मिलेगा। बेचारी मरती क्या न करती। दोनों माँ बेटी चली जाती हैं किचन में काम करने। अगले दिन राधिका का पति अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राधिका को डॉक्टर के पास ले गया था। वो कह रहे थे कि इसे एनीमिक की समस्या है और ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, तो हो सके तो सब मिलकर ही काम कर लिया कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं काम वाम नहीं कर सकती, रुको, मैं सारी नौकरानियों को वापस बुला लेती हूँ। और सास सभी नौकरानियों को वापस काम पर रख लेती हैं। इस तरह राधिका और उसका पति सास को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि बहू घर की रानी होती है, ना कि नौकरानी। मधु की बहू निशा देखने में बहुत सुंदर थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन निशा शादी के बाद ससुराल की हर एक बात अपनी माँ को बताती। अरे बिटिया रानी, जब से तू गई है घर तो सूना सूना सा लगता है, ना मन लगे ना दिल। क्यों, ये भाभियाँ क्या करती हैं सारा दिन जो तुम्हारा मन नहीं लगता माँ? अरे बेटी, वो तो बहुएं हैं, बहुएं, उनको तो मैं ज्यादा भाव ही नहीं देती, वरना सब सर पर ना चढ़ जाएं। अरे तू तो मेरी बेटी है, बहुएं कभी बेटी बन सकती है भला? कभी नहीं बेटा। ओ मेरी प्यारी माँ। अच्छा माँ, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, सास के खाने का वक्त हो गया है, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना दो, फिर आराम करूँगी, आज पीठ में बड़ा दर्द है। अरे रुक तो, पागल हो गई है क्या? अरे गर्मा गर्म रोटी खिलाने की आदत ना डाल अपनी सास को, हमेशा के लिए आफत खड़ी कर देगी। अच्छा जरा 2 मिनट होल्ड करना। हाँ, अरे नन्हे की दुल्हन, जरा जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना, भूख के मारे मरी जा रही हूँ। हाँ बेटी, तो मैं ये बोल रही थी कि तेरी सास को ना ये गर्म रोटियों की आदत ना डाल, और कल से सुबह ही सबके रोटी बना कर रख दिया कर, और अपना भी ध्यान रखा कर बेटा। हाँ माँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, सच आज तो पीठ में इतना दर्द है कि मन ही नहीं कर रहा। निशा फोन रखकर किचन में जाती है और सास को खाना देती है। माँ, मैं कल से रोटियाँ सुबह ही बना दूंगी, मुझसे बिना वक्त के खाना नहीं बनता। अच्छा, ऐसे कैसे सुबह बना देगी? खाना नहीं बनता तो क्या बनता है? रहने दे, मुझे तो 2 रोटी खानी है, खुद ही बना कर खा लूंगी। अगले दिन निशा माँ से कहती है, अरे माँ, वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कल ही सास को बोला कि मैं सुबह ही रोटी बना दूंगी, तो मुझे कहने लगी 2 ही रोटी खानी है, गरम खुद ही बना लूंगी। माँ, मजा ही आ गया। अरे बोल उसे, 2 रोटी जब खुद की बनाए तो तेरे लिए भी 4 बना दे। हाय, मेरी बेटी ठंडी रोटी खाएगी क्या भला? माँ, तुम सच में कितनी प्यारी हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में। काश हर सास माँ की तरह होती। अच्छा चल बेटा, रखती हूँ। देखूँ तो क्या कर रही है तेरी भाभियाँ, नजर रखनी जरूरी है, वरना घर को तो बेच ही दे। बेचने से याद आया माँ, कल ना मैंने बहुत ही प्यारी साड़ी खरीदी है, लेकिन सास ने मेरे थैले को खोलकर देखा और साड़ी उन्हें पसंद आ गई, तो फिर मैंने उन्हें ही दे दी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, ऐसे कैसे? तू क्या ला रही है, क्यों ला रही है? वो होती कौन है देखने वाली? अरे शॉपिंग कर जम कर और सीधा अपने कमरे में जा और थैला अलमारी में रख दे। अच्छा जरा रुकना तो होल्ड करना। अरे अरे मुन्ने की बहू, कहाँ झोला ले अंदर जा रही है? दिखाना भी होता है सास को कि क्या क्या भर रही है अलमारी में।
अरे कुछ नहीं माँ जी, बस गर्मियों के लिए कुछ साड़ियाँ लाई हूँ। मेरे पास हल्की साड़ी कम थी ना, तो भारी साड़ियाँ पहनी नहीं जाती है। अच्छा, थैला यहीं रख दे, अभी अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या क्या लाई है। हाँ निशा बेटी, तेरे लिए ना कुछ हल्की साड़ियाँ मंगवाई है, कल भिजवाती हूँ। कहाँ गर्मी में तू इतनी भारी भारी साड़ी पहनेगी। अरे माँ, मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं, रहने देना, रखूंगी कहाँ, अलमारी भरी पड़ी है। अरे चुप रहना, क्यों नहीं चाहिए, कल भिजवाती हूँ कल्लन से। धीरे धीरे दिन बीतता है और निशा की माँ उसके ससुराल की हर बात पर दखल अंदाजी करती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब निशा का पारा सास पर वैसे ही फूटता है जैसे उसकी माँ ने उसे भरा होता है। बस अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। निशा का पति और सास दोनों उसके पास आ जाते हैं। क्यों क्यों नहीं रह सकती? वैसे तो जीना तूने हमारा नर्क कर रखा है, लेकिन फिर भी जरा पता तो चले कि मामला क्या है। अरे मैं तंग आ गई हूँ गुलामों की जिंदगी जीते जीते। अरे निशा, ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे कौन सी गुलामी करनी पड़ रही है तुम्हें यहाँ? निशा माँ के सिखाए अनुसार बोलती है। तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, पीछे मेरे साथ क्या क्या बीतती है मैं ही जानती हूँ। अरे जरा हम भी तो जान ले क्या क्या बीतती है। देखो, मैं साफ कह दे रही हूँ, अब मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। जॉइंट? जॉइंट किसे कहती हो जानती हो? घूम फिर कर मेरे साथ मेरी माँ ही है, उसे भी अलग कर दूं? सॉरी निशा, मैं ये नहीं कर सकता। निशा सामान लेकर घर से निकलने लगती है। ठीक है, तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे अरे रुक जा बहू, मुझ बुढ़िया के कारण क्यों तुम अपना परिवार तोड़ रही हो? मैं ही चली जाती हूँ घर से। नहीं माँ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर ये तुम्हारी शर्त है कि मैं माँ के साथ ना रहूं, तो मैं ये किसी भी हालत में नहीं करूँगा। निशा को अपना प्लान फेल होता दिखता है। वो सामान रखकर अंदर चली जाती है और माँ को फ़ोन करती है। माँ, तूने तो कहा था कि सामान देखते ही वैभव मेरे पैरों में गिरकर मुझे रोक लेगा और अपनी माँ को घर से निकाल देगा। देखा, मैंने कहा था ना, अब तेरी सास का कहीं और ही ठिकाना होगा। तू तो अब उसके कमरे को अच्छा सा डिजाइनर गेस्ट रूम बनवा दे, और हाँ, अब घर में साड़ी पहनने की झंझट से भी बच जाएगी। वाह मेरी बेटी वाह, कमाल कर दिया। अरे चुप हो जाओ माँ, और मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने तो कहा कि वो अपनी माँ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अरे चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। अभी तू अपना सामान उठा और सीधे मेरे घर आ जा, चल। नहीं माँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे तो फिर रो जिंदगी भर। अरे तू यहाँ आ जाएगी तो मजाल है किसी की, नाक रगड़ कर ले जाएगा तुझे वो यहाँ से। और अगर नहीं आए तो माँ? अरे पहले तू आ तो सही। निशा बाहर जाती है और सामान उठाकर घर से निकलने ही वाली होती है कि वैभव बोल पड़ता है। रुको निशा। निशा खुश हो जाती है कि शायद वैभव को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर तुम इस घर से जा रही हो तो एक आखिरी बात सुन लो। वापस तभी आना जब इस घर की शर्तों को मानना हो, माँ का ख्याल रखना हो और उनकी इज्जत करनी हो, और घर को घर की तरह रखना हो। तुम कभी नहीं सुधर सकते। पैर पटकते सामान लेकर वो निकल जाती है। लेकिन क्या निशा की शर्तें पूरी होंगी? वो और उसकी माँ वैभव को उसकी माँ से अलग करने में कामयाब होंगी, या फिर होगी कोई उल्टी ही चाल? निशा अपने सामान के साथ मायके के दरवाजे में खड़ी हो जाती है, जहाँ सबसे पहले उसका सामना होता है अपनी छोटी भाभी से। आए हाय दीदी, ये क्या इतना बड़ा बैग? लग रहा है 2-4 महीने के लिए आई हो। क्यों? ये मेरा घर है, 2-4 महीनों के लिए आऊं या जिंदगी भर के लिए? आप कौन होती है पूछने वाली? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर। अब आप आ गई हैं तो मैं चली मायके। दिन के खाने की जिम्मेदारी अब आपकी। तभी पीछे से निशा की माँ आ जाती है। ओहो, आ गई मेरी बच्ची, मेरी राजकुमारी। अरे कैसी हालत कर दी है ससुराल वालों ने, खाने को भी नहीं दिया लगता है तुझे। अरे ओ लल्लन की बहू, जल्दी से शुद्ध देशी घी का खाना बना कर लिया निशा के लिए। माँ,
उन लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। नहीं रोका? हे भगवान, अब ये ना बोल देना कि लड़ झगड़ कर आई हो। क्यों? अगर आई भी हूं तो आपको क्या? आप अपना काम करो ना। तभी लल्लन की बहू खाना लेकर निशा को देती है। देखिए दीदी, वैसे तो हम बड़े ही संस्कारी खानदान के हैं और ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर साफ साफ एक बात बताए देते हैं, यहाँ अपने ससुराल का रायता ना ही फैलाए। गर्मी बहुत है, दिमाग बड़ा गर्म रहता है हमारा। लल्लन की बहू, बस, बिल्कुल बस। मतलब हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से बस। अरे क्या बस 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 लगा रखा है। देखिए, हम ना साफ साफ बता रहे हैं, वैसे ही घर पूरा गांव की तरह है। 4 लड़के, आपके, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सहन कर कर के थके हम। लेकिन अब बेटी भी मायके में बैठ जाएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, आज बड़ी जुबान चल रही है, क्या कर लोगी? अरे नहीं नहीं, बताओ साफ साफ क्या कर लोगी? यहीं रहेगी ये, और ये पूरा का पूरा घर हम इसी के नाम कर जाएंगे। मैं पूछती हूँ, कर क्या लोगी तुम? क्या बोल रही हो माँ? बेटी के नाम सारा घर? बस देख माँ, ये एक तो ससुराल का पूरा घर रखे और यहाँ का भी हिस्सा ना माँ ना। खैर, किसी तरह घर पर फैला ये रायता सिमटता है और निशा को अपनी माँ के साथ थोड़ा सा खाली समय मिलता है। माँ, ये भैया और भाभी को क्या हो गया है? अरे पता नहीं, वैसे तो मेरे सामने एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है। अरे माँ छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ? अब भाई भाभी का भी ये हाल है तो। अरे बिटिया, काहे चिंता करती हो? 2-4 दिन रुको, घुटनों के बल आएगा तुझे लेने। हाँ माँ, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे अपनी सास से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद के कपड़े धो लेती है, रोटी खुद की बना लेती है। मैं जो पहनूं, जहाँ जाऊं, उस पर भी उनको कोई समस्या नहीं है। फिर तुम क्यों अलग करना चाहती हो उन्हें? अरे मेरी प्यारी बेटी, कितनी भोली है। अरे वो चली जाएगी तो सीधा सीधा एक का खाना बच जाएगा। तू सबसे बड़ी हो जाएगी और फिर तेरा पति तेरी मुट्ठी में। पता नहीं माँ, तेरी बात सही है या नहीं, पर ठीक है माँ, तुम गलत तो बोलोगी नहीं। अगले दिन निशा की माँ कहती है, अरे छट्टन की बहू, जरा गर्मा गर्म रोटी की थाली मेरे और निशा के लिए लगाना। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ कान में एयरफोन लगाए छुट्टन की बहू आ जाती है। दिल संभल जा जरा। अरे दिल को छोड़, पहले तू संभल जा जरा। अरे क्या हुआ? माँ बेटी बैठकर कौन सी सरकारी नीति पर काम कर रही हैं? जा जरा गर्मा गर्म रोटी लेकर आ, भूख लगी है मुझे और मेरी बेटी को। भाई समझा क्या है? नहीं नहीं, पागल लिखा है क्या हमारे माथे पर? तो ये भी बता दो। अरे भैया, राजकुमारी हैं हम, तुमको दे दिया गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि माँ हमारी कहती थी सास है, बूढ़ी है, कर दो सेवा, स्वर्ग मिलेगा। पर अब वहाँ मुझे कोई अप्सरा थोड़ी ना नचानी है जो सास के साथ ननद की भी सेवा करें। खुद जाकर बनाओ, खाओ, और हाँ, मेरे लिए भी रोटी बना देना, 12-13 रोटी बना देना। वो क्या है ना, भूख लगी है। दिल संभल जा जरा। सास देखती है कि भाभी की बात से निशा का चेहरा उतर गया है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ये लोग तो है ही गवार, कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं माँ क्या सिखाती है ऐसी बेटियों को। रुक, मैं लाती हूँ तेरे और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना। माँ किचन में रोटी बनाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में कैसे कोई रोटी सेक सकता है? अभी तो निशा की भी 4 रोटी बनानी पड़ेगी। मैं भी ना अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी रानी की तरह, अब पता नहीं दामाद जी कब आएंगे। निशा खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन निशा रोते हुए किचन में जाती है, जहाँ उसकी माँ उसका और अपना नाश्ता बना रही होती है। माँ, इनका न तो कोई फोन आया, न तो कोई मैसेज। हाँ निशा, मैं भी यही सोच रही थी।
कहाँ, तो तेरे आने से पहले एसी वाले कमरे में ही सारा खाना नाश्ता मिल जाता था। अब तो गर्मी में पसीना जलाना पड़ रहा है। अरे मैं तो खाना बनाना भी भूल गई हूँ। तेरी भाभियाँ मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती। घुसने नहीं देती या तुम घुसना ही नहीं चाहती? माँ, मेरी सास तो खुद के गरम रोटी के साथ मेरी भी रोटियां बना देती थी और कुछ नहीं बोलती। और एक तुम हो, 2 दिन रोटी क्या बनानी पड़ गई, परेशान हो गई। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है। अगले दिन निशा भाभी को कहती है, ये क्या पहन रखा है? किसी शादी में जा रही हैं क्या? देखिए भाभी, गर्मी है, ऐसे मौसम में मेरे जैसे सिंपल और लाइट साड़ियाँ पहननी चाहिए। भाभी को निशा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। देखिए दीदी, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी बोलिए। मैं ना अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन शादी के बाद तो लग रहा है कि बाल तक ठीक नहीं कर पाती हूँ। और रही बात साड़ी की, तो जो ये साड़ी आपने पहन रखी है ना, वो मेरी ही है। मैंने अपने लिए खरीदी थी, लेकिन माँ जी ने आपको दे दी। अब आप तो अपने भैया की कमाई जानती ही है ना। अरे बस बस, इतनी सी बात का इतना बखेड़ा। हाँ, तो अब आगे से ना बोलिएगा, वरना सुनना तो पड़ेगा ही। हाँ। ये कहकर भाभी वहां से चली जाती है। भाभी के जाने के बाद निशा सोच में पड़ जाती है। अपने घर में तो मेरी ऐश थी, ना कोई सुनाने वाला था ना कोई काम। माँ जी के भरोसे मैं कितना घूमाती थी। माँ जी मेरे लिए रोटी बनाती थी, लेकिन कभी एक शब्द नहीं सुनाया। मैं ये क्या कर बैठी, कहाँ आ गई मैं? मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। निशा वैभव को फोन करती है। सुनिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा असली घर मेरा ससुराल, और माँ मेरी सास ही है। आप जल्दी से आकर मुझे ले जाइए। निशा, तुम्हारे बिना घर भी सूना सा लग रहा है। मैं आज ही आ रहा हूँ। लो, माँ से बात करो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? उसे निशा कहते हैं।